चलिए आज एकदम फ्रेश नया पेज लो और एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो आपके इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन नंबर 22 से लेके सेक्शन नंबर 22 से लेके सेक्शन नंबर 27 तक अपना इनकम टैक्स कवर करता है। सेक्शन 22 से लेके सेक्शन नंबर 27 तक अपना ये 6 सेक्शंस अपने को पढ़ना है। ये 6 सेक्शन से अपना कवर हो जाएगा इस पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहला एकदम टॉपिक स्टार्ट करें तो टॉपिक में हम लोग सबसे पहला जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन नंबर 22। सर चैप्टर हार्ड है नहीं, एकदम चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग बनाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। एकदम ध्यान से सुनना, खाली मैं कभी भी कोई चीज रटवाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि पूरा का पूरा थ्योरी भी, इसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल्स भी है। थ्योरी भी आपको यहीं पे याद हो जाएगा, प्रैक्टिकल्स भी आपको यहीं पे याद हो जाएगा और या प्रैक्टिकल्स भी आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करोगे। बस अभी के लिए खाली ध्यान रखना, अभी जो आज का फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास हम लोग थ्योरी कवर करेंगे पहले। नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों का प्रैक्टिकल चालू टॉपिक चालू होगा। बट सर थ्योरी बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे से जब एक बार थ्योरी तुम पढ़ लोगे तुमको कभी भी बोरिंग नजर नहीं आएगा। देखना है बात। सेक्शन 22 में बोलता है क्या, ये समझना है बात। सेक्शन 22 बोलता है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज taxable in hands of owner if property if property not is not used for own business। ठीक है। क्या बोलता है सेक्शन 22? बोलता है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो मैं जो जो चीज मार्क कर रहा हूं आप भी वैसी तरीके से मार्क करोगे, पहले इसको कॉपी में उतारोगे इस लाइन को, और मैं जैसे डब्बा में बना रहा हूं ना आप भी वैसे ही करोगे। Yes. क्या बोलता है सेक्शन 22? बोलता है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस। अब यहाँ पे एनुअल वैल्यू को तुम सकल करोगे, हाउस प्रॉपर्टी को करोगे, फिर ओनर को करोगे और नॉट यूज फॉर ओन बिजनेस करोगे। फटाफट से पहले ये उतारो जैसे। यदि आप वीडियो क्लास कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और पॉज करके उतारो, मैं यहाँ पे वेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, आइए। तो अब अपने को इसमें एक एक पॉइंट को पढ़ना है। पहले ये समझाते हैं क्या लिखा हो। ये बोलना चाहता है कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू का, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू के ऊपर टैक्स लगता है ओनर के हाथ में यदि वो प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज ना करता हो तो। इसका मतलब मैं बता रहा हूं, ये मान लीजिए ये है अपना एक प्लॉट और इसके ओनर हम है, ये हम है और हम इसके क्या है, ओनर है। और इस प्लॉट को हम अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं करते हो, मतलब हम इस या तो इसको रेंट में लगा दिए हैं, इससे मेरे को इनकम आ रहा है, या तो मैं खुद रह रहा हूं सेल्फ ऑक्युपाइड। उस केसेस में हमको टैक्स देना होगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, समझ में आया बात? बोला कि एकदम सिंपल। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा, किसका, ओनर के ऊपर, यदि वो प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए यूज ना करता हो तो। इसका मतलब सर यदि वो बिजनेस के लिए यूज करता हो, मान लो इसका दुकान है, दुकान अपना शॉप है, उसका ओनर है, वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो उस केस में इसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं लगाएंगे। सर कौन सा टैक्स लगेगा? पीजीपी, हम लोग पढ़ेंगे उसको तो। समझ में आया बात? तो इस केस में क्या बोला गया, इस केस में बोला गया कि एकदम सिंपल वर्ड में बोला गया, 22वां सेक्शन में बोला गया एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द ओनर इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर ओन। आपको लैंग्वेज शायद समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, देखना है भाई, देखना। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है। एक चीज समझना है पर, हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो ये दिखने में लगता है बहुत सिंपल, बट ये बहुत बड़ा चीज, बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मेरे को बताना है कि आपको ये हाउस प्रॉपर्टी है कि नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल तुमको दे रहा हूँ यहाँ पे। और एक चीज समझना है भाई, मैं क्लास में जो भी करा रहा हूँ आपको मैं भले फनी वे में बताऊंगा, भरी वे में पूछूंगा क्वेश्चन, बट एग्जाम में आवा क्वेश्चन है। तो आप किसी भी पॉइंट को छोड़ना मत, कभी भी ऐसा मत सोचना कि सर ऐसे ही बता रहा है टाइम पास के लिए। नहीं, टाइम पास नहीं, रियल में जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, समझना है भाई। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मेरे को बताना कि ये हाउस प्रॉपर्टी है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 1,
बिल्डिंग। आपको राइट में आंसर लिखना है। ये आपका ये स्टूडेंट का आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा, टीचर का। ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी आप टिक करोगे, नहीं मानोगे तो ऐसा लिखना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। चलो, पॉइंट नंबर बी। पार्क। टेंट हाउस। टेंट हाउस। टेंट हाउस, उसके बाद फिर लिखना ईडन गार्डन। बोट हाउस। पार्किंग। अब आपको यहाँ पे बगल में लिखना है कि आप ये हाउस प्रॉपर्टी मानते हो कि नहीं। ये आपका आंसर है। प्लीज यदि आप वीडियो भी क्लासेस करते हो, वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इस तरीके से ये जो है नहीं है इस तरीके से लिखो। कॉपी में भी लिखो। उससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आप इस समय ऐसा अटेम्प्ट किए थे। एक्चुअल में आंसर कुछ और था। ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। अब हम लोग अपने हिसाब से हम आपको बताते हैं बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी है क्या। देखो, एग्जैक्टली यदि लॉ के लैंग्वेज में बात करें, लॉ के लैंग्वेज में हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया गया है अ लैंड। क्या बोला गया? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी जमीन सराउंडेड बाई सफिशिएंट वॉल। सराउंडेड बाई सफिशिएंट वॉल, जो चारों तरफ से एक सफिशिएंट वॉल से घिरा हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोले हम? सुन, सुन ठीक से, फिर से सुन, फिर से सुन। अ लैंड सराउंडेड बाई सफिशिएंट वॉल विथ और विदाउट रूफ। विथ और विदाउट रूफ। विथ रूफ हो या फिर ना हो, रूफ हो या फिर ना हो, और एन अपार्टेंट डेयर टू, एन इससे जुड़ा हुआ कोई भी जमीन, ये सारा का सारा क्या है? हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना है। ये है बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग तो हाउस प्रॉपर्टी है ही, क्योंकि देखो ये क्या है, ये लैंड है। देखो यहाँ पे बताता हूँ, ये लैंड है, यस सर। सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल है, यस सर। विद और विदाउट रूफ है, रूफ भी है। रूफ रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रूफ यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इससे जुड़ा हुआ सारा का सारा चीज, मतलब अपना ये भी अपना, अपना मैं यदि एग्जांपल दूं तो क्या ये अपना हाउस प्रॉपर्टी है? आंसर इज यस है। क्या ये अपना हाउस प्रॉपर्टी? आंसर इज यस है, यस है। क्या ये अपना हाउस प्रॉपर्टी? आंसर इज यस है। इसका मतलब सारा का सारा चीज क्या हो गया? हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो डेफिनेशन में बोला गया है इनकम टैक्स के हिसाब से, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है अ लैंड सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल विद और विदाउट रूफ एंड अपार्टमेंट देयर टू, इससे जुड़ा हुआ सारा का सारा जमीन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कोई भी जमीन, इससे सराउंडेड बाई सफिशिएंट वॉल, चारों तरफ अच्छे तरीके से दीवार से घिरा हो, और उसके ऊपर रूफ हो या फिर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इससे जुड़ा हुआ सारा का सारा जमीन भी क्या मानेंगे हम लोग? हाउस प्रॉपर्टी ही मानेंगे। क्लियर है सर? यस सर। अच्छा, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में अब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है। क्या सर बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी है? आंसर इज यस सर। लैंड है सर, लैंड है, बिल्डिंग है, तो आंसर इज यस माना जाएगा, आंसर इज यस माना जाएगा। पार्क। पार्क मतलब समझ रहे हो? पार्क मतलब होता है नॉर्मल, यदि आप जाओगे कहीं, मान लो एम्यूजमेंट पार्क वगैरह है सब, तो आप जो पार्क दिखेगा ना, वो सब पार्क को हम लोग कभी भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। क्यों बताओ? क्योंकि वो लैंड तो है, सफिशिएंट वॉल नहीं है। पार्क देखो मॉली, यदि विक्टोरिया जाओगे तो विक्टोरिया का सफिशिएंट वॉल बोल के नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है। सफिशिएंट वॉल का मतलब ये होता है कि आप अपना पार्टीशन कर चुके हो। छोड़ो हटाओ, मैं इससे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। पार्क की जगह पे यदि मैं एग्रो लैंड बोलता, एग्रो लैंड, एग्रीकल्चर वाला लैंड, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी माना जाता? सोचो तो एक बार। नहीं सर। हम लोग खेत में जाते हैं तो उसका कोई सफिशिएंट वॉल नहीं होता। ऐसी जमीन पड़ा हुआ रहता है, बट उसका कोई सफिशिएंट वॉल होता ही नहीं है। तो उस केस में सोचिए इसको कैसे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी मान सकते हैं? आंसर इज नहीं मानेंगे। तो एग्रो लैंड को भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। और एक ऐसा पार्क जिसका चारों तरफ का कोई कोई दीवार वगैरह ना हो, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी हमारा नहीं माना जाएगा। या फिर इसके जगह पे एक और चीज देख सकते हैं हम लोग, लिख लेना तुम भी, वैकेंट लैंड। वैकेंट लैंड भी हमारा हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाता। समझ में आया बात? सर टेंट हाउस, टेंट हाउस, टेंट हाउस का मतलब क्या होता है सर? टेंट हाउस का मतलब तुमको पता है? कई सारे लोग टेंट में रहते हैं आज भी। टेंट में रहते हैं, टेंट प्लास्टिक का टेंट लगा के रहते हैं लोग, गरीब लोग रहते हैं। तो क्या उसको हाउस प्रॉपर्टी मानोगे? आंसर इज नहीं, क्योंकि देखो ना, वहां पे दीवार तो है, ये जमीन तो है, बट सफिशिएंट वॉल नहीं है। वॉल तो है नहीं, वो तो प्लास्टिक से इस तरीके से तंबू लगा के वो लोग रह रहे हैं।
तो उस केस में इसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, इसलिए क्या मानेंगे, ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, टेंट हाउस। समझ में आया बात? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईडन गार्डन। सर जो ग्राउंड ग्राउंड जहां पर क्रिकेट मैच हो रहा है, क्या सर वो हाउस प्रॉपर्टी माना जा सकता है? सोचो ना एक बार। एक लैंड है, यस सर, चारों तरफ वॉल है, आंसर इज यस सर। विद और विदाउट रूफ, सर रूफ नहीं है, तो रूफ नहीं है तो मैंने बताया था ना, विद और विदाउट रूफ। विद और विदाउट रूफ मतलब रूफ नहीं है, फिर भी क्या मानेंगे, ये हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। मतलब इस केसेस में हम लोग ईडन गार्डन को भी क्या मानते हैं, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी मानते हैं। सर बोट हाउस, बोट हाउस, सर बोट हाउस होता क्या है ये बताइए सर। बोट हाउस आपको पता होगा, इस तरीके से नाव, नाव होता है, और नाव के ऊपर ना इस तरीके से लगा के लोग रहते हैं, इसमें ये घर की तरह रहते हैं हाउस हाउस, इसको बोलते हैं बोट हाउस। या फिर कई सारे स्टीमर्स में, कई सारे बड़े बड़े जहाज में ना आपको देखने को मिलेगा, वेसल्स में मिलेगा कि कई सारे घर रहते हैं उसमें, तो क्या उसको हाउस प्रॉपर्टी मान लोगे? सोचो एक बार। आंसर इज नहीं। क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है क्या, देखो तो एक बार। क्या अपने पास लैंड है? लैंड, आंसर इज नहीं, लैंड ही तो नहीं है। वो लैंड ही क्या, वो तो वाटर का वो फ्लो कर रहा है ना, फ्लोटिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग लैंड नहीं है, इसके चलते से क्या मानेंगे, हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। सर पार्किंग, यस हाउस प्रॉपर्टी है, बोलो क्यों सर। सर अभी बताया था ना कि ये घर है, और घर के चारों तरफ जो जमीन जुड़ा हुआ वो भी क्या है, घर है। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था इस तरीके से बिल्डिंग, और ये जमीन था, यहाँ पे पार्किंग लॉट होता है, ये सब होता है ना, आसपास के जो जगह होता है उसी को तो पार्किंग लॉट करते हैं, तो उसको तो हाउस प्रॉपर्टी मान सकते हैं ना हम लोग। यस सर, तो इसको हाउस प्रॉपर्टी मानते हैं। समझ में आया बात? यस सर, दिस इज ऑल अबाउट हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या, क्या लिख के लेके आओगे? हाउस प्रॉपर्टी मींस व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी मींस अ लैंड सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल, विद और विदाउट रूफ, एंड अपार्टेंट देयर टू। ठीक है, ये ड्राइंग जरूर बना लो, ये जरूर ड्राइंग जरूर बना लेना, ये बना लेना। कॉपी में मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि कॉपी में मैं कंसाइज मैनर में रखना चाहता हूँ, ताकि एग्जाम में तुमको देख ली ये याद है। यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे तुमको लिखना तो लिख लेना विद और विदाउट रूफ, विद और विदाउट रूफ। ठीक है, चलो आगे बढ़े सर। यस सर, तो अपना हाउस प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, इतने पॉइंट्स में हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी को कवर कर लिया, कवर हो गया अपना हाउस प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ओनर। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ओनर। ठीक है, हेडिंग देना ओनर। देखो ओनर हंस रहा है ना, मालिक है। अब यहाँ पे देखो ओनर, तुम मेरे से क्वेश्चन पूछोगे ना सर कि सर ओनर का मतलब, सर इसमें क्या पढ़ाएगा? ओनर का मतलब होता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हो, उसको मान लेंगे ओनर। बट एक चीज समझना है भाई, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को बताना ये ओनर है कि नहीं है, समझाते हैं। मैं तुमको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को बताना है कि ये ओनर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, समझना है भाई। अब इस ओनर को एग्जांपल दे रहा हूँ मैंने, देखो मान लो ये है ए, और इसके नाम पे प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग इसके नाम पे ही है। क्या इस बिल्डिंग का मालिक ये है? मतलब ए के नाम पे इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, तो क्या ये बिल्डिंग का मालिक ए है? क्या ये ओनर है? आंसर इज यस सर। 100 में से 100 लोग बोलेंगे कि हाँ सर ये ओनर है। यस सर, फिर पढ़ा पढ़ा क्यों रहे सर, टाइम पास क्यों कर रहे हैं? थम्बा, थोड़ा थोड़ा वेट कर। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, मान लो ये है एक बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का जो ओनर है वो है ये शर्मा जी। और शर्मा जी बकायदा यहाँ पे ना रह के रहते हैं कहाँ पे, देख भाई मेरा राइटिंग बहुत माशाल्लाह है, तो खाली वर्ड के ऊपर ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। शर्मा जी जो है, शर्मा जी रहते हैं अमेरिका में, यूएसए। यूएसए कहाँ रहता है? अमेरिका में। प्रॉपर्टी कहाँ पे सर? कोलकाता। प्रॉपर्टी है इसका कोलकाता में। अब हुआ क्या है, ये तो आते नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल आते ही नहीं है, बट ये क्या किया ना, इस प्रॉपर्टी का ओनर अभी भी यही है, इसके नाम पे प्रॉपर्टी है, शर्मा जी के नाम पे। बट क्या किया ना, ये अपने एक छोटे भाई को, इनका एक यंगर ब्रदर था, उसको ये प्रॉपर्टी देके रखे, बोला है कि भाई तुम तो नालायक है, तुम तो कुछ कमाता वमाता है नहीं, तुम एक काम कर, इस प्रॉपर्टी को भाड़े पे लगा, और भाड़े से जो भी रेंट आता तुम कमा। ठीक है, तो मेरे को मत देना, तुम जिंदगी अपना काट ले भाई। ठीक है, तो हुआ क्या, प्रॉपर्टी कमाने, इसका नाम रख देता हूं मैं ए शर्मा, यहाँ का नाम है बी शर्मा। अब मैं, मेरा क्वेश्चन है तुमसे, बताओ ओनर कौन है? सर अब क्या बेहुदा बेहुदा वाला क्वेश्चन पूछ रहे सर? अभी भी तो ओनर यही होगा, शर्मा जी, ये ए शर्मा, ए शर्मा को ओनर मानेंगे। अब सोचो एक बार, यदि आप ए शर्मा को ओनर मानेंगे, और यदि आप गवर्नमेंट है, यदि ये देखो यहाँ पे मोदी जी के देख रहे हैं, मोदी जी टैक्स मांगने जाएंगे, जब जब ये टैक्स मांगने गए ना किसके पास, बी शर्मा के पास, तो बी शर्मा बोला अरे ए शर्मा तो यहाँ पे रहते ही नहीं, ए शर्मा रहता है कहाँ पे, अमेरिका में, वो जब आएंगे ना तो टैक्स ले लेना, और ये 10 साल से आया नहीं है। अब सोचो एक बार, ये 10 साल का वेट करेंगे क्या मोदी जी? सोचो एक बार, सोच के लॉजिकली सोचो, क्या 10 साल का वेट करेंगे?
नहीं सर, 10 साल का कौन वेट करता है सर? तो उस केस में क्या होगा? अब उस केस में गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, तो गवर्नमेंट टैक्स किससे लेगा? टैक्स लेगा इससे। टैक्स लेगा किससे? टैक्स लेगा बी शर्मा से। अब सर ये तो सर ओनर नहीं है सर। तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई ओनर का मतलब तुम पहले समझ तो ले, ओनर का मतलब क्या होता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ओनर का डेफिनेशन जो दिया गया ना, वो 3 डेफिनेशन दिया गया। कितना डेफिनेशन दिया बोलो? 3 सर। कितना सर? 3। कितना डेफिनेशन दिया बोलो? 3। मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, ओनर का जो डेफिनेशन दिया गया है, अपना 3 डेफिनेशन दिया गया। ओनर का मतलब होता है 3 चीज इनकम टैक्स के हिसाब से। पहला, वो ओनर जो लीगल ओनर है। लीगल ओनर। सर लीगल ओनर का मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है। जो अभी एग्जांपल नंबर जो हम लोग पहला दिए थे, उसमें मेरे नाम पे बिल्डिंग था, तो मैं उसका ओनर। तो लीगल ओनर को हम लोग ओनर मानते हैं, ये इनकम टैक्स भी बोलता है। सेकंड, बट बोलता है कि बेनिफिशियल जो ओनर होता है ना, बेनिफिशियल ओनर भी हम लोग क्या मानते हैं? ओनर ही मानते हैं। सर बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है सर? बेनिफिशियल का मतलब होता है बेनिफिट उठाने वाला इंसान। बेनिफिट उठाने वाला इंसान मतलब अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें ए शर्मा बी शर्मा था। ए शर्मा के नाम पे प्रॉपर्टी था, वो लीगल ओनर था। और बी शर्मा जो था उसका बेनिफिशियल ओनर था, क्योंकि प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स कौन उठा रहा था सर? बी। तो बी को बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर। तो हम लोग, सर ये कैसा दो चीज, तो फिर दो चीज क्यों रखा गया सर? लीगल ओनर मिलेगा तो लीगल ओनर से ले लेंगे, बेनिफिशियल ओनर होगा तो बेनिफिशियल ओनर से ले लेंगे। मतलब इनकम टैक्स लॉ को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि आप टैक्स की चोरी नहीं कर पाओ। गवर्नमेंट आपको लीगल ओनर ले दिया, आप जाके ये बहाना मारोगे कि सर लीगल ओनर यहाँ पे इंडिया में मौजूद नहीं है, तो देयरफॉर हम लोग टैक्स नहीं पे कर पाएंगे। तो आप ये बोल के बच नहीं सकते। गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं भैया, आप वो नहीं है ना, तो आप तो हैं। आप इस बिजनेस का, आप इस बिल्डिंग का बेनिफिट उठा रहे, तो आप इस बिल्डिंग का बेनिफिट उठा रहे, तो इस बेनिफिट्स के ऊपर टैक्स दीजिए। इसलिए हम लोग क्या बोला गया कि ओनर का मतलब दो चीज होता है, एक लीगल ओनर और बेनिफिशियल। सर थर्ड पॉइंट भी होता है क्या सर? हाँ, थर्ड पॉइंट का बोलते हैं डीम्ड ओनर। क्या बोलते हैं बताओ? डीम्ड ओनर। सर ये अब कौन सा नया पॉइंट हो गया, समझाता हूँ। देखो, डीम्ड ओनर जो है ना, डीम्ड का मतलब होता है, वर्ड डीम्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा ओनर जो ओनर तो नहीं है बट उसको ओनर मान लें। इनकम टैक्स में कई सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट्स में बोला गया है कि ये सारे पॉइंट्स को हम लोग मान लेंगे, क्या है वो? डीम्ड ओनर माने जाएंगे। ये कुछ कुछ पॉइंट है जो कि हम लोग मानते हैं क्या, कि ये डीम्ड ओनर। हम लोग पढ़ेंगे, ये जो है सेक्शन नंबर, ये सेक्शन नंबर 17 में है, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो भी है वो भी हम कवर करेंगे। ये थ्योरी जो है वो यही है, सेक्शन नंबर 27। अभी हम कवर करेंगे। पहले एक कॉपी में उतारिए ओनर का डेफिनेशन। ओनर का मतलब क्या होता है? ओनर का मतलब 3 चीज, लीगल ओनर, मैं नंबरिंग दे दे रहा हूँ। लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर और एक डीम्ड ओनर। ठीक है, जल्दी से उतारो। चलो हो गया, आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है। आपको लीगल ओनर का मतलब समझ में आ गया, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है। बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स उठाता हो, उसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। और एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीम्ड ओनर। आप लोग भी नया पेज लीजिएगा डीम्ड ओनर के लिए। आपके पास पेज जितना भी स्पेस रहे, फिर भी आपको नया पेज लेना डीम्ड ओनर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। तो मैं गेटिंग देना डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर, और हंसा देना ओनर को। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ये होता है कि थोड़ा पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट लगता है। डीम्ड ओनर सेक्शन नंबर कौन सा बताया था सर? सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 क्या बोल रहा है समझना है। सेक्शन नंबर 27 में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पॉइंट्स को बोला गया कि इस केसेस में इसको ओनर मानेंगे, इस केसेस में उसको ओनर मानेंगे। इसमें एग्जांपल नंबर 1 मैं बताता हूँ। इफ, मैं पहले लिखता हूँ फिर समझाऊंगा। इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, इस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, क्या लिख रहा हूं मैं यार? इस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू स्पाउस, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू स्पाउस विद और विदाउट कंसिडरेशन, with or without consideration, then transferor shall be shall be treated as deemed owner। सर क्या लिखा है सर?
मैं समझाता हूँ। आप जब बुक खोलोगे ना तो बुक में तुमको देखने को मिलेगा ऐसा कि सर यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन खाली लिखा हुआ है, सिर्फ ये लाइन लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है अभी। बट आपको आगे जाके चैप्टर पढ़ोगे, क्लबिंग बोल के एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको ये चीज का क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे अभी लिख के खत्म कर रहा हूँ। एग्जाम में आप लिख के आना, मार्क्स नहीं कटेगा, टेंशन मतलब। ठीक है। टैक्स में भाई बहुत सारे एनालिसिस करके पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ाते। ठीक है, ध्यान रखना। अब समझते हैं, अब हम क्या लिखा है ये समझते हैं। बस देखो, होता क्या है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ। ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए का ना इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी का इनकम है इनका, हाँ। सैलरी कितना है? 13 लाख रुपए का। चलो मान लो 10 लाख रुपए का। ठीक है। इनकी एक स्वीट सी वाइफ है, सुंदर सी वाइफ है इनकी। ये हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है। अब होता क्या है ना, इनको एक बिल्डिंग खरीदना है। ठीक है, इनके इनके नाम पे एक बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग, सॉरी खरीदना नहीं था, उसके नाम पे एक ऑलरेडी एक बिल्डिंग है। किसके? मिस्टर ए के नाम पे एक बिल्डिंग, बिल्डिंग। और बिल्डिंग से ना रेंट आता है इनका। बिल्डिंग से क्या आता है? रेंट आता है। ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग से क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है। कितना रुपये सर में आ रहा है? ये बिल्डिंग से रेंट आ रहा है आपका, मान लीजिए 3 लाख रुपए महीना, साल का। अब दिक्कत ये है कि अब देखो एक बार, इसका सैलरी है 10 लाख रुपए, प्लस 3 लाख रुपए जोड़ दो, तो आपका आ जाएगा ये तुम्हारा 13 लाख रुपए का इनका। अब 13 लाख के ऊपर टैक्स निकलेगा। ठीक है, 13 लाख के ऊपर टैक्स निकलेगा ना। अब सोचो एक बार, इस केस में क्या किया गया ना, इसकी हाउस वाइफ जो थी, वो तो नालायक, नालायक सर नालायक नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब वो घर चला रही थी, उसका इनकम तो कुछ था नहीं, उनका इनकम था नहीं। तो मिस्टर ए को ऐसा लगा ना, एक काम करते, सुन, इसके ओनर हम हैं, इसलिए हमको हमसे गवर्नमेंट टैक्स मांगेगा इस 3 लाख के ऊपर। एक काम करते, इस प्रॉपर्टी ना पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देते इसके नाम पे। अब ये ट्रांसफर करने से फायदा क्या होगा सर? इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से ये फायदा होगा कि अब ये जो 3 लाख रुपए है ना इनकम, ये 3 लाख रुपए इनकम किसका हो जाएगा? इसकी वाइफ का। इनकम किसका हो जाएगा बताओ? इसकी वाइफ का इनकम हो जाएगा। अब इस केस में सोचो तो एक बार, यदि इसकी वाइफ का 3 लाख का इनकम हो गया, और इसका फिर इनकम क्या हो जाएगा? फिर इनका इनकम 10 का 10 ही रह जाएगा। तो अभी 3 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बोलो क्यों? क्योंकि 2.5 लाख तक नील है, 5 लाख तक रिबेट लगा के नील है, मतलब टैक्स लगेगा नहीं। इसका मतलब ये टैक्स बचा लिया नहीं बंदा। हाँ सर, टैक्स तो बचा लिया। तो सर एक बात बताइए, ये टैक्स बचा सकता था? इसलिए गवर्नमेंट एक रूल बनाया कि ना भाई, ना 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 ना, এমনি করে চলবে না। তুমি যদি এমনি করবে তো আমি আমি কি করব? আমি বলবো কি, যদি তুমি এমনি করবে তাহলে তাহলে আপনি যা প্রপার্টিটা ट्रांसफर করেছেন स्पाउस के, तो स्पाउस को जो प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर किए हो ना, तो स्पाउस ओनर नहीं है। फिर भी आप ट्रांसफर किए ना, आप ट्रांसफर किए ना, तब जो ट्रांसफर किया वही ओनर है, बात खत्म। जो ट्रांसफेरर है ना, उसी को मान लेंगे हम लोग ओनर, वही होगा डीम्ड ओनर। तो हम लोग मानेंगे क्या? हु इज द डीम्ड ओनर? डीम्ड ओनर इज द मिस्टर ए। मिस्टर ए इज द डीम्ड ओनर। समझ में आया बात सर? यस सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब ये लाइन को पढ़ोगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यस सर। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा था क्या? डीम्ड ओनर। ठीक है, अब देखो, इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू स्पाउस। सर यहाँ पे स्पाउस वर्ड का मतलब क्या होता है? स्पाउस का मतलब होता है फियांसे। फियांसे मतलब होता है मंगेतर। अब ये मंगेतर वर्ड लॉ में क्यों यूज किया गया? हस्बैंड वाइफ लिखते, बट क्या होता है ना, देखो हस्बैंड वाइफ लिखने से दिक्कत ये है कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, कई सारे प्रॉपर्टी जहां पे वाइफ का इनकम ज्यादा है, हस्बैंड का इनकम कम है, तो वाइफ अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगी। वाइस वर्सा वो भी हो सकता है, हस्बैंड का इनकम ज्यादा है, अपने वाइफ के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए हस्बैंड वाइफ पूरे लॉ में लिखना पड़ेगा, इसलिए वर्ड वर्ड यूज किया गया स्पाउस। इसके पीछे एक और भी लॉजिक है, क्योंकि दूसरे देश का हमारा कॉपी पेस्ट मारा हुआ इनकम टैक्स है। मतलब उसका कॉपी पेस्ट मतलब क्या, उसके उसके कॉपीज किए गए हैं। तो दूसरे देश में क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ के बिना भी लोग रहते हैं ऐसे, मतलब कपल्स रहते हैं, लाइक लिविंग, जिसको जिसको लिविंग रिलेशनशिप बोलते हैं। तो उस केस में उसको क्या मानते हैं? लोग स्पाउस मानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पाउस वर्ड भी दिया गया है। ये देखिए, स्पेसिफिक कुछ ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे लिखा गया, इस बुक में लिखा गया कि स्पाउस वर्ड इसलिए यूज किया गया, ऐसा नहीं है। मैं स्पाउस अपने एंड से बता रहा हूँ कि स्पाउस का वर्ड का मेन यूज यही सब हो सकता है। ठीक है, तो स्पाउस वर्ड आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। हस्बैंड हस्बैंड वाइफ लिख के आओगे, मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द स्पाउस विद और विदाउट कंसिडरेशन, देन ट्रांसफेरर जो ट्रांसफर कर रहा है उसको मान लेंगे क्या है? वो डील होना है, और टैक्स किसको देना है? उसी को देना है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। सेम चीज, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू स्पाउस की जगह पे क्या लिख देना? डॉटर। ठीक है, या फिर सन लिख दो। विद और विदाउट कंसिडरेशन, देन ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड एज व्हाट? ओनर। समझे क्या? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे अपने बेटी के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे, उस केस में क्या होगा? आप ही माने जाएगा ओनर उसके, जो भले ही आपने उसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3।
होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। वीडियो क्लास कर रहे हो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद उतार देना। स्टेट। अब ये क्या होता है होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट? पहले बताता हूँ, इम्पार्टिबल का मतलब होता है जिसका बंटवारा ना हो। कोई भी प्रॉपर्टी जिसका बंटवारा नहीं। स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। क्या होता है बताओ? प्रॉपर्टी। स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। समझना मत क्या होता है, समझ। मान लो ये है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में तीन तल्ला है, ए बी और सी, तीन भाई है। तीनों भाई क्या किया ना, एक एक फ्लोर को क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया। बट क्या होना, इस बिल्डिंग के बगल में एक मंदिर था। मंदिर मंदिर। अब इस मंदिर का तो बंटवारा होगा नहीं। यस सर, मंदिर का बंटवारा क्या करोगे? तो उस केस में क्या किया गया ना, मंदिर का देख रेख करने की जिम्मेवारी किसको दे दी गई? सी को दे दी गई। सी क्या करता है, उस मंदिर में जाता है, मंदिर का ताला बंद ताला खोलना, दान पात्र में जो पैसा उठता है वो सारा का सारा जिम्मेवारी किसका है? सी का है। अब बात यहाँ पे ये है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसके ऊपर भी टैक्स लेगा, तो इसके ऊपर भी टैक्स लेगा, इसके ऊपर भी टैक्स लेगा, आंसर इसके ऊपर भी टैक्स लेगा, मंदिर के ऊपर भी टैक्स लेगा। यस सर। अब एक क्वेश्चन ये है कि सर इस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स ए देगा, आंसर इज यस, क्योंकि बेनिफिशियल ओनर है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर बी देगा, इस प्रॉपर्टी के ऊपर सी देगा। सर इस प्रॉपर्टी के ऊपर कौन टैक्स देगा? मंदिर में तीनों जाता है, ए भी जाता है, बी भी जाता है, सी भी जाता है, बट केयर टेकर सी। तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई इस केसेस में हम लोग टैक्स किससे लेंगे सर? जो केयर टेकर होगा वो। मतलब यदि कोई प्रॉपर्टी आपके पास है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है और आपके पास है तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। समझ में आया बात? यस सर। इम्पार्टिबल का मतलब होता है जिस स्टेट का मतलब प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है। यदि आपके पास है, आप वो उसके होल्डर हो, तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऐसा बोलता है, आप माने जाएंगे डीम ओनर। पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी ट्रांसफर अगेंस्ट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर ये दिया गया, सेक्शन नंबर 53। ठीक है। अब ये क्या होता है सर, समझाते एग्जांपल देखो। अरे एग्जांपल से तुमको पूरा क्लियर कर देंगे भाई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और अभी जो आप लिखे हो ना यहाँ पे, ये सारा का सारा चीज में याद कराओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस खाली थोड़ा सा बने रहो मेरे साथ बस। ये है बिल्डिंग। बिल्डिंग नहीं, हाँ, ये है बंदा, मिस्टर मिस्टर आकाश। मिस्टर आकाश की एक गर्लफ्रेंड भी है। ये है कि उसकी गर्लफ्रेंड सुंदर सी, उसकी गर्लफ्रेंड है। और ये लोगों का स्ट्रांग चल रहा है, मतलब अच्छा खासा चल रहा है। अब ये लोग शादी करने वाला है। तो एक दिन ना, ये लोग दोनों जन सड़क से गुजर रहा था। तो उस बिल्डिंग, ये नया कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो रहा था, अभी तक ये बिल्डिंग यहीं तक भी रेडी था। सिर्फ यहाँ तक रेडी था, बस अभी बिल्डिंग बनना बाकी था। गर्लफ्रेंड बोलती है अपने बॉयफ्रेंड से कि भैया, भैया सॉरी 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 सॉरी, भैया नहीं। अच्छा आकाश, मेरे को ना इस बिल्डिंग में मेरे को एक फ्लैट दिला सकते हो क्या? इस पे आकाश बोलता है ठीक है एकदम। मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इस फ्लोर पे, इस वाले तल्ले में मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट बुक करूंगा। फ्लैट बुक करूंगा। ये वादा कर देता है कब? मिस्टर आकाश बोलता है कि जिस दिन हमारा शादी होगा उस दिन मैं आपको मुंह दिखाई में एक फ्लैट गिफ्ट करूंगा। अब गर्लफ्रेंड जो है फ्लैट का नाम सुन के पूरा फ्लैट हो जाती है। अब फ्लैट जब हो जाती है तो क्या करती है, ठीक है, अब शादी के लोगों का तय हो जाता है। और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग के इस फ्लैट के लिए टोकन मनी पेमेंट कर देता है। 30 लाख अमाउंट है। 30 लाख में 10 लाख पेमेंट कर दिया है, 20 लाख बचा हुआ है। यस सर। अभी 20 लाख बचा हुआ है। बोला था कि भाई तुम बिल्डिंग रेडी कर, बिल्डिंग रेडी करेगा, हम तुमको पूरा का पूरा पेमेंट करके अपना बिल्डिंग का, अपना फ्लैट ले लेंगे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। आज है इसका शादी, 20 मई है इसका शादी। 20 मई को ये लोग क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं आपस में। यस सर। ठीक है। हुआ क्या, 19 मई को पता चला कि 19, अभी तक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, 20 मई को शादी है, अभी तक 19 मई को अभी जा ही रहा था ये मिस्टर आकाश, तो उसको पता चला कि उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो धोखाधड़ी में जेल में चला गया है। जा, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। अब वो जेल में चला गया तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा कैसे? ये कर नहीं सकता। अब उस केसेस में मिस्टर आकाश को अपनी गर्लफ्रेंड को समझाना है। अब गर्लफ्रेंड को समझाने का कोशिश किया, गर्लफ्रेंड तो समझती नहीं है भाई, समझ सकते हो तुम लोग।
तुम्हारी यदि गर्लफ्रेंड होगी तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि समझने से रहिए लोग। अब शादी एकदम सुबह का मतलब 20 मई का मॉर्निंग है, और मिस्टर आकाश सोच रहा है शादी कैसे करे, क्योंकि ये जो है मान ही नहीं रही है। जब तक फ्लैट मिलोगे तब तक हम मानेंगे नहीं। किसी तरीके से दोपहर में जाता है बेचारा जेल में मिलने उस कॉन्ट्रैक्टर से। कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है, भाई सुन, भाई तुम अपना एक काम कर, प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, भाई हम तो अभी जेल में हैं, कहाँ से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे तुम्हारे नाम पे। फिर भी बहुत सारा रोता है बेचारा आकाश। फाइनली कॉन्ट्रैक्टर सोचता है चलो कोई बात नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है ना, उसको चाबी दे देता है, बोलता है सुन, हम तुमको यहाँ से एक ही मदद कर सकते हैं, हम तुमको इसका चाबी दे दे रहे हैं, इस फ्लैट का चाबी दे दे रहे हैं। इस फ्लैट में अभी पूरा कंस्ट्रक्शन रेडी नहीं था, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, लाइक सब चीज रेडी है, बट थोड़ा बहुत काम बाकी है, लाइक सपोज क्या बताऊं, फ्लोरिंग का कुछ कुछ काम बाकी है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कुछ काम बाकी है, बाद बाकी सब काम रेडी हो गया है। तो बोलता है कि तुमको हम चाबी दे दे रहे हैं, तुम जाओ अभी, चाबी चाबी लेके तुम अपने घर पे रहे। हम जब 2 साल बाद 3 साल बाद जब हम जेल से निकलेंगे ना, तब तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे। अब बात यहाँ पे ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक बात बताइए, इस फ्लैट का मालिक कौन है? इस फ्लैट का मालिक इस कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे कि मिस्टर आकाश को बोलोगे, किसको बोलोगे? ये 3 साल जिस जिस पीरियड ऑफ टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर जेल में था और ये बंदा चाबी लेके इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा था, तो बताओ इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, मिस्टर आकाश है कि मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर है? एंड आंसर इज मिस्टर आकाश है। यही बोला गया है कि यहाँ पे क्या लिखा गया, देखो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर अगेंस्ट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा काम हो गया है और उसी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो याद रखना, जिसको ट्रांसफर किया गया है ना, उसी को मान लेंगे क्या, ये वो ओनर है। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपको चाबी मिल गया ना, आप इसको चाबी मिल गया, इसका मतलब आज प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हो, इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स उठा रहे हो, देयरफॉर यू आर द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। समझ में आया बात सर? यस। तो शायद ये एग्जांपल से सबको पूरा ही क्लियर हो। ठीक है, तो एग्जांपल को थोड़ा पेशेंसली सुना करो। एग्जांपल से तुमको पूरा का पूरा पॉइंट याद होता है। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, लास्ट पॉइंट। मेंबरशिप मेंबरशिप ट्रांसफर मेंबरशिप ट्रांसफर इन हाउसिंग क्लब सोसाइटी। अब होता क्या है, हाउसिंग क्लब सोसाइटी का मेंबरशिप क्या होता है सर, समझाए ना सर, एक बार समझाता हूँ मैं। चलो अब इसका एग्जांपल देते हैं, समझना है। तुमको पता है कई सारे जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना, कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनती हैं, उस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पता है तुमको? उस बिल्डिंग में क्या होता है कि तीन तीन रूम का जो जो फ्लैट मिलता है। आप वहां पे जाओगे, बोलोगे 2 रूम का मेरे को फ्लैट दे दो, देगा नहीं। देगा ही नहीं, बोलेगा है नहीं। हम लोग यहाँ पे 3 रूम से नीचे, भाई 4 रूम से नीचे नहीं देगा। अब 4 रूम 3 रूम का जब प्राइस चार्ज करोगे तो प्राइस मान लो 4,000 रुपये स्क्वायर फुट भी है ना, रेट भी यदि कम है ना, तो भी यदि आप 1200 स्क्वायर फुट यदि खरीदोगे तो सोचो कितना आएगा, ये 48 लाख हो जाएगा। तो ये जानबूझ के ना, रियल एस्टेट में जानबूझ के प्राइस ऐसा रखा जाता है ताकि सभी लोग बुक ना कर पाए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए समझाते हैं। देखो एक बार, ये है, मान लो एक बिल्डिंग बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इस बिल्डिंग में एक फ्लोर है, 7th फ्लोर। 7th फ्लोर है, हाँ। इस 7th फ्लोर में एक दिन बुक किया मिस्टर, डॉक्टर था मिस्टर आकाश। डॉक्टर आकाश, ये एक फ्लैट बुक किया। उसी के बगल वाला बिल्डिंग जो है, वो बुक किया है कौन, मिस्टर अमित। और वो क्या है, चाय वाला। सर एक ही जगह पे कैसे सर? क्योंकि प्रॉपर्टी का दाम कम था ना भाई। प्रॉपर्टी का दाम था 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए तो चाय वाले के पास भी था और डॉक्टर के पास भी था, खरीद लिया। कॉम्प्लेक्स था ये। कॉम्प्लेक्स था तो बगल में बहुत सारा स्विमिंग पूल था वगैरह, बहुत सारा। अब स्विमिंग पूल में सोचो एक बार, मिस्टर अमित भी जा रहा है, मिस्टर आकाश भी जा रहा है, मिस्टर अमित का भी बच्चा जा रहा है, मिस्टर आकाश का भी बच्चा जा रहा है। मिस्टर अमित जो है चाय वाला है, तो उसके बच्चे जो हैं ज्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं है, या फिर ज्यादा कोई एडुकेशन से रिलेटेड वैसा कुछ नहीं है। डॉक्टर आकाश वही पढ़ा लिखा खुद भी है, तो उसके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। तो उस केस में हुआ क्या कि अब मिस्टर आकाश के कितने बच्चे हैं सर? मिस्टर आकाश के 15 बच्चे हैं। कितने बच्चे बताओ? 15 बच्चे हैं, 15 सन। और मिस्टर आकाश का एक। वो जब जब स्विमिंग पूल में जाए तब तक देखे कि 15 का 15 बच्चा स्विमिंग पूल में ऑलरेडी है, पूरा गंद मचा के रखा है। मिस्टर इसका एक ही बच्चा जाता नहीं था, फिर सोचा था क्या करे ये लोग, 15 बच्चे जो है पूरा का पूरा एकदम गंद मचा के रखे हैं।
अभी क्या कि मिस्टर आकाश को लगा गुस्सा, ये गया सोसाइटी में, और सोसाइटी में बोला सुन, हम चाहते हैं कि मिस्टर अमित इस प्रॉपर्टी को छोड़ के चले जाए, क्योंकि क्या करता है वो, सुबह में भोजपुरी गाना भी बजाता है। सोचो एक बार, पूरा सोसाइटी को गंदा कर रहे हो तुम इस सोसाइटी से निकल जाओ, क्योंकि सोसाइटी में लॉयर भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, सीएस भी है, सारे के सारे लोग अच्छे प्रेस्टिज्ड लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम क्या हो, तुम चाय वाले हो, तुम उस चीज को समझते नहीं हो, तुम सोसाइटी के लायक नहीं हो, तुम सोसाइटी को छोड़ के चले जाओ, मतलब इस प्रॉपर्टी को छोड़ के चले जाओ। अब सोचो मिस्टर अमित के ऊपर क्या बीतेगा। मिस्टर अमित को, अमित तो बोलेगा ना, अरे हम कैसे छोड़ के चले जाए, हम क्या इस प्रॉपर्टी का भाड़ा, हम इस प्रॉपर्टी का क्या पैसा नहीं दिए हैं, दिए है ना, हाँ सर दिए हैं, तो हम कैसे छोड़ के चले जाए। तो बस यही पे कॉन्सेप्ट आता है मेंबरशिप का। देखो पहले जो कॉन्सेप्ट था ना वो था ओनरशिप का। यदि ओनरशिप कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब मिस्टर आकाश भी अपने अपने फ्लैट का ओनर है, और अपना मिस्टर अमित भी अपने फ्लैट का ओनर है। इस केसेस में आप अमित को निकाल नहीं सकते। बट एक चीज समझो, एक बार मान लो ये ओनरशिप ना होके ये होता, पूरा ये पूरा बिल्डिंग रहता है क्लब, क्लब हाउसिंग क्लब, क्या रहता है, हाउसिंग क्लब रहता है, और उस क्लब का एक मेंबर रहता है मिस्टर अमित। अब बताओ उस मेंबर से हम चाहे तो पूरा मेंबरशिप का सभी मेंबर्स को मिला के, क्या वोट करके हम लोग क्या मिस्टर अमित को निकाल नहीं सकते? आंसर इज यस, निकाल सकते हैं सर। तो उस केसेस में हम लोग क्या बोला गया, इसको बोला गया मेंबर। तो देखो ये कॉन्सेप्ट लाने के पीछे ही रीजन क्या था ना, यही रीजन था कि कल को जाके यदि प्रॉपर्टी का के मेंबर्स या फिर सोसाइटी को लेके कोई झमेला हो गया, तो उस केसेस में उस बंदे को निकाला जा सके, क्योंकि ओनर बना देंगे तो उसको निकाल नहीं सकते। इसलिए इसका मेंबरशिप कॉन्सेप्ट लाया गया कॉम्प्लेक्स में। जितने भी कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़ी जो बिल्डिंग की बनती है, उसमें आज भी ओनर वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो मेंबरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, वो इसीलिए रखा गया है। अब यहाँ पे देखो, एक बार गवर्नमेंट यहाँ पे ओनर बता रहा था ना, ओनर के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो गवर्नमेंट जब ये कॉन्सेप्ट नया लाया मेंबरशिप वाला, तो गवर्नमेंट सोचा कि यदि हम सिर्फ मेंबर यदि डालते हैं, और वर्ड गवर्नमेंट में टैक्स में गवर्नमेंट लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनर, मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है कि ओनर के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो मेंबर्स लोग तो बोल सकते हैं ना कि भैया हम तो मेंबर, हम तो ओनर नहीं है, तो हम टैक्स नहीं लेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बोला कि ना भाई ना, छोड़ भी ना। गवर्नमेंट बोला अरे, यदि आप किसी हाउसिंग सोसाइटी क्लब के क्या हो, मेंबर भी हो ना, तो भी हम उसको क्या मानेंगे कि आप उसकी प्रॉपर्टी के ओनर हो, और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन आप मेरे माइंड में है कि सर उसको हम निकाल देंगे चाय वाला को, तो सर निकलेगा क्यों सर? वो भी तो पैसा दिया ना, उसका पैसा कौन देगा? तो उसका पैसा उस सोसाइटी में जो भी मेंबर्स होंगे, उसमें से कोई मेंबर्स यदि रेडी हो गया कि हम आपके प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रेडी हैं, आप दे दीजिए। या तो ऐसे हो सकता है, या तो वैसे हो सकता है कि सर मान लीजिए वो चाय वाला को, तुम पहले निकल, चाय वाला को पहले बोला जाएगा भाई तुम सोसाइटी से पहले निकल, उसके बाद तुम्हारे प्रॉपर्टी का बेचा जाएगा किसी कंपिटेंट पर्सन को, किसी अच्छे पर्सन को हम लोग बेचेंगे। हम लोग टाइम टू टाइम देखा जाएगा, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए, आप भी अच्छे लोगों को लेके आइए, आप उसको प्रॉपर्टी अपने मेंबरशिप ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया क्या है, देखो, मेंबरशिप ट्रांसफर इज हाउ इन हाउसिंग सोसाइटी, ट्रांसफर नहीं भाई, मेंबरशिप, मेंबरशिप, एक 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 मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो ना सबसे शॉर्ट में मेंबर आप लिख लियो तो सॉरी, मेंबर्स इन हाउसिंग सोसाइटी लिख देना, मेंबर्स, मेंबर्स इन हाउसिंग सोसाइटी, मेंबर्स, मेंबर्स इन व्हाट, हाउसिंग सोसाइटी। जो हाउसिंग सोसाइटी क्लब के जो मेंबर्स होते हैं ना, उसको भी क्या मानते हैं हम लोग, वो डीम्ड ओनर माने जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डीम्ड ओनर। ये है 5 पॉइंट अपने को पढ़ना है, 5 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। क्या मैंने बताया, इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस विद और विदाउट कंसिडरेशन, देन ट्रांसफर, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसको मानेंगे वो ओनर है। सेम चीज लागू होता है डॉटर एंड सन्स के ऊपर। इन पार्ट स्टेट जिसका बंटवारा नहीं हुआ, आपको याद एग्जांपल याद होगा मंदिर वाला, उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम लोग उसके इसमें भी क्या होगा, हमारा कीज वाला एग्जांपल याद ना, की एग्जांपल एक देना, एग्जांपल से तुमको याद रहेगा। की मिल गया था ना आपको, उसके बाद फिर हाउसिंग क्लब का, सोसाइटी का, आपको स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल समझ में है। ठीक है, तो ये 5 मिनट तुमको याद रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन डीम्ड ओनर, ये पूरा 5 मिनट आपको लिखना पड़ेगा, सेक्शन में कौन सा, 27 में। अब आते हैं मेमोरी टेक्निक, मैं बताता हूँ। सेक्शन नंबर 27 को याद करने के लिए मैंने एक टेक्निक बताया, टेक्निक को ध्यान रखना, आपको पूरा एग्जाम्पल 5 पॉइंट याद रहेगा। टेक्निक कुछ ऐसा है कि ये है मिस्टर, क्या बताऊं, कंडोई, मिस्टर कंडोई, मिस्टर कंडोई जाता है, मिस्टर कंडोई का सर एज पता है तुमको क्या है, एज है इसका 27, 27 साल का एज है। ये अभी तक क्लब कभी गया ही नहीं था, जिंदगी में पहली बार कहाँ गया,
क्लब गया। क्लब, डांसिंग क्लब, समझ पा रहे हो? क्लब गया और वहां पे ना एक सुंदर सी लड़की को पसंद किया। सुंदर सी लड़की है ये। सुंदर सी लड़की पसंद किया। और इस लड़की का नाम क्या था? लड़की का पता है एज कितना था? इसका एज था 53। सर ये लड़की कहाँ से हुई? अब क्या करोगे, प्यार में अंधा था बेचारा। 27 साल का बच्चा क्लब गया और क्लब जाने में के बाद एक लड़की पसंद किया। उस लड़की का एज था 53 साल। प्यार मोहब्बत पूरा चरम सीमा पे था इन लोगों का। फाइनली क्या किया? शादी कर लिया। शादी करने के बाद पूरा 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 प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए। लाइफ भी ये लोगों का अच्छा खासा कट रहा। ये लोगों के दो बच्चे भी थे, सन भी था और डॉटर भी थी। ठीक है, सन भी था और डॉटर भी थी। बट कुछ दिन बाद, 15 साल 20 साल बाद, इसका एज जब 70 तक पहुंच गया तो क्या हुआ ना, ये छोड़ के चली गई। इसको छोड़ के चली गई, क्या इसको घर से निकाल दी। अब ये बेचारा क्या करेगा? फाइनली ये मंदिर में रहना स्टार्ट कर दिया। फाइनली कहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया सर? ये मंदिर में रहना स्टार्ट कर दिया और अपने पूरा जिंदगी मंदिर में काट दिया। एग्जाम्पल समझ में आया सर? स्टोरी समझ में आया? 27 साल का लड़का एक क्लब जा गया। क्लब जाने के बाद 53 साल की एक लड़की को पसंद करता है। उसके साथ शादी करता है, अपना पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है और उसके थ्रू दो बच्चे होते हैं, सन और डॉटर, एक लड़का और एक लड़की। और फाइनली क्या होता है? लड़की निकल जाती है बेवफा। लड़का, सर लड़की का नाम बताए ना। सोनम। सोनम बेवफा। सनम बेवफा सुनी होगी तुम। तो सनम बेवफा सोनम जो है उसको फाइनली क्या करती है? प्रॉपर्टी को उसको निकाल देती है घर से। तो घर से निकल के कहाँ रहता है? वो रहता है मंदिर में। सर इससे कैसे याद होगा? सर मैं याद दिलाता हूँ, देखो। आपको पहला पॉइंट सेक्शन नंबर 27 याद होगा। ये सेक्शन नंबर सेक्शन था ये, सेक्शन 27। क्लब समझ में आ रहा? क्लब मीन्स हाउसिंग, हाउसिंग क्लब। मैं यहाँ पे नंबर दे दे रहा हूँ। नंबर ये है, नंबर इसका 5 है। ये 5 नंबर पॉइंट है। ठीक है सर? यस सर। अच्छा, स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 था। यस सर। अच्छा, 53 साल की लड़की याद है? सेक्शन नंबर 53 अभी लिखा है, पास पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओहो, पॉइंट नंबर कौन सा था ये? पॉइंट नंबर 3 था। ये टापरे समझ में आ रहा है? सन है, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। ये पॉइंट नंबर 4 है या पॉइंट नंबर 2 है? ये वाला पॉइंट, डॉटर एंड सन। और उसके बाद ये निकल जाता है मंदिर वाला पॉइंट। याद आ रहा है? मंदिर वाला पॉइंट इम्पार्टेबल स्टेट, पॉइंट नंबर 4 है ये। क्या गजब बताएं सर, ये बहुत गजब है। मैं बताया था ना क्लास में याद करा दूंगा। तो आप खाली स्टोरी याद करो, तुमको डीम्ड डोनर का डेफिनेशन भी याद रहेगा विद सेक्शन, सेक्शन 27 भी। ठीक है सर? यस सर। तो अपने हम लोग क्या क्या पढ़े, देखो एक बार ये लाइन को, इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने दो वर्ड का अभी तक पढ़ा। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है और ओनर क्या होता है। ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। बाय, थैंक यू। सेकंड लेक्चर में हम लोग और भी अच्छे, जैसे सेकंड लेक्चर में हम लोग एनुअल एनुअल वैल्यू को जब पढ़ेंगे ना, तो समझ लो प्रैक्टिकल चैप्टर वहीं से स्टार्ट हो। प्रैक्टिकल पार्ट जो है ना चैप्टर का, वहीं से स्टार्ट होगा। इसके अलावा यदि किस हम लोगों का ऑफलाइन बैचेस यहाँ पे चल ही रहा है हावड़ा में। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस करना चाहते हो तो हमारा एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका नाम है AJ Edcom। 3000 रुपीज में, मात्र 3000 रुपीज में आपको दोनों का दोनों कॉम्बो, कॉस्ट एंड टैक्स दोनों का दोनों बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मिल जा रहा है। ठीक है? तो फिर अच्छा लगा यदि वीडियो टेक्निक क्लास का पढ़ाने का टेक्निक मेरा यदि पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए शेयर करने के लिए। बाय, थैंक यू।